अर्शी वर्षा कर लेना। अच्छा, अब इसमें जो टॉपिक है तुम्हें पता है कि पीरियोडिक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करा दी है, पूरे पीरियोडिक टेबल की है ना, पूरे पीरियोडिक की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो चुकी है। उसके अलावा स्लेटर रूल वगैरह मैंने करवा दिया इसके अंदर, उसको एक बार स्टडी जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो अब तुम्हें नोट करना है वो उसके अंदर है एटॉमिक रेडियाई। डिफरेंट तरीके के रेडियाई हैं जो स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? कोवलेंट रेडियाई, वैंडरवाल्स रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। ये तीन रेडियाई में स्टडी करने हैं, सही ना? तीन रेडियाई स्टडी करने हैं। पहले तो एटॉमिक रेडियाई। पहले एटॉमिक रेडियाई को ये, अच्छा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास के अंदर जिसने ये चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है क्लास के अंदर जिसने एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ ये? दिया, अतुल्य, सर कराओ। पढ़ा हुआ? सर करा हुआ है। हाँ, सबने किया हुआ ना एक बार चैप्टर ये? तो इसे थोड़ा सा फास्ट लेंगे, नहीं तो फिर कोर्स थोड़ा पीछे रह जाएगा 11th क्लास वाला। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यही है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। सही ना? ये है, ये क्या है? एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस निकालने में डिफिकल्टी क्यों आती है? इसके लिए तुम्हें पता है पॉइंट्स कितने हैं? व्हाई देयर इज डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियई? क्यों? क्योंकि एक जैसे मैंने एटम के यहाँ शार्प बाउंड्री शो की है, एक्चुअल में शार्प बाउंड्री नहीं होती। ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एग्जैक्टली शार्प बाउंड्री नहीं होगी, सही ना? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, शार्प बाउंड्री नहीं होगी। पहला, नो शार्प बाउंड्री, है ना? क्या है? एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। फिर दूसरा पॉइंट, जैसे अगर मेरे को किसी एटम का रेडियाई मेजर करना है तो जनरली ये कंपाउंड की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें आइसोलेट करना पड़ेगा एटम को। जैसे मान लो मेरे को से HCl का, हाइड्रोजन एटम का रेडियस मेजर करना है, तो वो HCl के साथ भी हो सकता है, वो HF के साथ भी हो सकता है, वो HI के साथ भी हो सकता है, वो NH3 के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको आइसोलेट करना वो भी एक टफ जॉब है, सही ना? तो इसलिए ध्यान रखना है कि डिफिक, एक तो ये बता दिया मैंने तुम्हें, एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? दूसरा पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट टू आइसोलेट ए सिंगल एटम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। डिफिकल्ट टू आइसोलेट एटम, डिफिकल्ट टू आइसोलेट सिंगल एटम फॉर द, दोनों पूरा लिख लेना, डिफिकल्ट टू आइसोलेट सिंगल एटम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और तीसरा पॉइंट, जब हम इसका रेडियाई मेजर कर रहे हैं तो नेबरिंग एटम्स का प्रेजेंस भी होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, तो एरर आ सकती है। समझिए कि नहीं? अगर हम इसका एटॉमिक रेडियाई मेजर करते हैं तो आसपास के एटम जो है, आसपास को जो एटमॉस्फेयर है वो इनर्ट होना चाहिए, उसको मेंटेन करना टफ है, क्योंकि आसपास के अगर एटम्स होंगे तो उनसे इस एटम की, जिसका हम एटॉमिक रेडियाई मेजर कर रहे हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है। न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की रिपल्शन होती है, या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। तो ये भी एक दिक्कत है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, अब तुम्हारा जो परसों टेस्ट है, मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजी टेस्ट है, ज्यादा टफ पहला टेस्ट है, टफ नहीं दिया है, तो उसको देख के ही डिसाइड होगा और के लिए। तो इसे उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेके ढंग से देना है उस टेस्ट को। अच्छा, और जो 12th वाले बच्चे 11th कर रहे हैं उनको भी ये टेस्ट देना होगा, वो भी टेस्ट देंगे, मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे क्लासेस अटेंड की है सारी। तो प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स हो गया, सही ना? प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स। और क्या पॉइंट हो सकता है? एक एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है, प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, और डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। जैसे HCl के अंदर H का रेडियस, HF के अंदर H का रेडियस, HI के अंदर H का रेडियस, कुछ ना कुछ डिफरेंस आता जरूर। डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स, इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। तो इसलिए एटम का रेडियाई मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, ठीक है? इसलिए एटम का रेडियाई मेजर करने में क्या आती है? डिफिकल्टी आती है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें जो बताया मैंने?
किसी को डाउट तो नहीं है? नो हाँ सर। हाँ अर्जित। हाँ अर्जित, चलो नेक्स्ट। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेडियाई। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन एटॉमिक वॉल्यूम। ध्यान रखना, एटॉमिक वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वो एक मोल के लिए डिफाइंड होता है। एंड एटॉमिक वॉल्यूम जो है एक मोल के लिए डिफाइंड होता है, और एटॉमिक रेडियाई जो है एक एटम के लिए डिफाइंड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक वॉल्यूम। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ रेडियाई। टाइप्स ऑफ रेडियाई में फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड सबको पता है कैसे बनता है। जैसे मैंने एच एटम दिया, एक एच एटम दिया दूसरा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। एच एच, मैं बहुत सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ। अब सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो होगा, इसके न्यूक्लियस से सेंटर का डिस्टेंस, इसका आधा जो होगा कोवेलेंट रेडियाई होगा। क्या कुछ इससे क्लियर हुआ है? ये कोवेलेंट रेडियाई है। अब इसी को मैं शेप, हाइड्रोजन की शेप क्या होती है? हाइड्रोजन होता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1। नोट करते रहना साथ साथ, 1s1। जब दोनों के एटम्स आएंगे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, जब ये दोनों क्लोज आएंगे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, तो एक पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। ये एक पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ये पार्शियल ओवरलैपिंग होगी दोनों की। पार्शियल ओवरलैपिंग मतलब एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो जाता है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो जाता है। और इसका जो हाफ होगा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, ये और इसका हाफ, इसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या टर्म क्लियर हो गई है? वन ऑफ वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। क्या क्लियर है? वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। क्या क्लियर है सबको ये? यस सर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। कोवेलेंट रेडियस क्या है? वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अभी मैंने जो एटम्स दिए दोनों लाइक एटम्स, दोनों एटम्स कैसे थे? लाइक एटम्स। अनलाइक एटम्स भी हो सकते हैं, सही ना, अनलाइक एटम्स भी होते हैं। इस केस में अगर मैं डिस्टेंस, ये ए लिया है, ये ए लिया है, डी ए ए, दोनों ए एटम है ना, जैसे एच एच एटम था, तो ये क्या होगा? आर ए प्लस आर ए होगा कि नहीं? है आर ए प्लस आर ए, तो यहाँ पे रेडियस, और ये ऐसे इसका रेडियस, ट्वाइस ऑफ आर ए होगा कि नहीं? डी ए ए। नहीं समझ बात? रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी, बी एटम भी ए ही है, दोनों सेम एटम्स है। तो न्यूक्लियाई रेडियस, कोलन रेडियस क्या हो जाएगा? डी ए ए डिवाइड बाय टू। क्या क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही अगर दोनों अनलाइक एटम्स है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो। हाँ, ये इजी पार्ट है, बिल्कुल कोई टफ पार्ट नहीं है। अब मान लो दोनों एटम्स अनलाइक है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, एक एटम ए और एक एटम बी, इस तरीके से। ये ए एटम तो ये बी एटम, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, अब इस केस में इसका हाफ होगा, तो ये डी ए बी क्या होगा इस केस में? अब डी ए बी जो होगा वो आर ए प्लस आर बी तो होगा ही होगा कि नहीं? डी ए बी क्या होगा? आर ए प्लस आर बी होगा कि नहीं? नहीं क्लियर हो रहा है? और क्योंकि दोनों के अंदर अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म माइनस होती है थोड़ी सी। आर ए प्लस आर बी में तो एक टर्म माइनस होगी, तुम्हें दिख रहा है कुछ कम होगा, कम होगा ना, -0.09 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, जिसको हम आर ए प्लस आर बी अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। ये ध्यान रखना है इस चीज का। क्या ये बात समझ आ गई है? और ये जो इक्वेशन है ऊपर, इसको बोलते हैं शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। ये क्लियर है कि नहीं? यस तो ये याद रखते हो, याद कर लेना, जिसको सर, चैप्टर ढंग से याद होगा तो। 0.09 क्या लिखा है?
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, जिसको काई ए माइनस काई बी या एक्स ए माइनस एक्स बी लिख दो, भी एक्स ए माइनस एक्स बी। क्लियर है कि नहीं? है सर किसी को सर पूछना है कुछ क्या? बोलो बोलो। सर मैं 0.09 ही क्यों लिया, आगे पहले मल्टीप्लाई करने क्यों नहीं? फिर ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है ये अर्शी, इसको नहीं चेक कर सकते ना, एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है। ओके डिटेल सर। में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, डिटेल में मत जाना इनके। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये मैंने यहाँ बता दिया। अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ये लाइक एटम्स के लिए था यहाँ पे, और ऊपर किसके लिए? अनलाइक एटम्स के लिए। अनलाइक एटम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ सकता है, जिसको अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो उसको वो ये याद कर सकता है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर तुम्हें सपोज नाइट्रोजन एटम का रेडियस मेजर करना है तो कैसे करोगे? जैसे F2 का मेजर करना है, Cl2 का मेजर करना है, N2 का मेजर करना है, N का मेजर करना है, Br2I2 सिंगल बॉन्ड वाले मेजर करने हैं, तो कर लोगे कि नहीं? F2 का मेजर करना है, ये एक एटम F आया यहाँ पे, इस तरह से F की शेप ये होती है, एक दूसरा F आया, F की शेप p ऑर्बिटल वाली होती है। तो अब सेंटर न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस ये रहा, यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग हुई, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस उसका हाफ, ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एफ एटम। क्लियर है कि नहीं? है एफ में पी आता है ना लास्ट में, डबल शेप आएगी। ऐसे ही सीएल में बीआर में मेजर हो जाएगा। मान लो एन सिंगल बॉन्ड एन का रेडियस मेजर करना है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ का रेडियस मेजर करना है, एस सिंगल बॉन्ड एस का रेडियस मेजर करना है, पी सिंगल बॉन्ड पी का रेडियस मेजर करना है। ये कैसे मेजर होंगे? ये कैसे मेजर होंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अगर एन सिंगल बॉन्ड एन मेजर करना है तो कोई कंपाउंड बताओ जिसमें एन सिंगल बॉन्ड एन आ रहा हो, कोई कंपाउंड बताओ जिसमें ओ सिंगल बॉन्ड ओ आ रहा हो, कोई कंपाउंड बताओ जिसमें एस सिंगल बॉन्ड एस आ रहा हो। जल्दी से बोलो आंसर। N2H4. किसने बोला है? चित्राक्ष? Yes, sir. सही है। N2H4 लेंगे, N2H4 हाइड्राजीन, जिसको रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं। बस इसका आधा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ गया रेडियस ऑफ एन एटम। ऐसे ही ओ सिंगल बॉन्ड है तो H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओ सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर है कि नहीं? ये कैसे भी बना लो इसको, ऐसे बना दो शक, ये बना दिया, ओ सिंगल बॉन्ड हो, ये आ गया, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस का हाफ, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या समझ आ रहा है? दिया? यस। हाँ नेक्स्ट। अब एस सिंगल बॉन्ड एस का रेडियस, पी सिंगल बॉन्ड पी, एस सिंगल बॉन्ड एस है, तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो। S. S8 का, S8 का स्ट्रक्चर याद कर लो, ये क्राउन शेप, ये देखो क्राउन शेप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, तुम्हें करने ही है आगे जाकर। एस 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 एस, ये क्राउन शेप, एस एस एस। S8 आ गया कि नहीं? ये चेक करो एक बार। अब दो एस कोई भी नेबरिंग ले लो। दिया? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई भी दो एस नेबरिंग ले लो, और सेंटर से ये एक एस ले लिया, ये दूसरा एस ले लिया, इन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस उसका आधा, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ एस एटम। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पीपी सिंगल बॉन्ड बताना है, अगर पीपी सिंगल बॉन्ड बता रहा है, है P4. ना? पी, हाँ P4 ले लेंगे, P4 ले लेंगे, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें भी इसका भी। पी सिंगल बॉन्ड पी, ये है, चार पी ले लेंगे, टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होता है ये। ये है P4, 60 डिग्री एंगल होता है, एंगल स्ट्रेन होता है इसके अंदर, इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है, व्हाइट फॉस्फोरस है, हाईली रिएक्टिव। कोई भी दो पी ले लेंगे, इक्वल डिस्टेंस होता है हर एक के बीच में, कोई भी दो पी ले लेंगे, इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस वो हो जाएगा रेडियस ऑफ पी एटम। क्या समझ आगे निकालना आगे कि नहीं? है समझ आगे सबको कि नहीं? तो लाइक एटम्स के लिए इस तरह से निकाल लेंगे। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, सपोज AB3 है,
AB3 कोई भी कंपाउंड है, ये AB3 ये कोई कंपाउंड है। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बोला सपोज रेडियस ऑफ ए एटम निकालो, रेडियस ऑफ ए एटम निकालना, रेडियस ऑफ ए एटम निकालना है, और तुम्हें दे रखा है BB जो है इसकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है, BB की बॉन्ड लेंथ दे रखी है से x पिकोमीटर, BB की बॉन्ड लेंथ दे रखी है x पिकोमीटर, और तुम्हें निकालना है रेडियस ऑफ ए एटम क्या होगा। चलो इसी को निकल जाएगा, रेडियस ऑफ ए एटम क्या होगा, निकालो जल्दी से। और एक एक चीज सर और मिसिंग है ना इसके अंदर। हाँ एक चीज और मिसिंग है इसके अंदर, ए बी जो बॉन्ड लेंथ है वो ले लेना, ए बी की चाहिए होगी ना इसमें, ए बी की बॉन्ड लेंथ है वाई बी की। देखो उधर निकाला किसी ने क्या आंसर, निकाला किसी ने आंसर। y minus x/2। y माइनस एक्स बाय टू, देखो इसमें ए बॉन्ड लेंथ, बी बॉन्ड लेंथ रखी है, ए बी बॉन्ड लेंथ रखी है ना, ए बी बॉन्ड लेंथ रखी है और बी बॉन्ड लेंथ रखी है। तो तुम बी बॉन्ड लेंथ से तो सीधा क्या आ जाएगा, बी रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी क्या आएगा कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ बी बी इज इक्वल टू एक्स पिकोमीटर। तो यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ आर बी इज इक्वल टू एक्स पिकोमीटर, तो एक्स आ गया यहाँ से, आर बी कितना आ गया x/2। क्या समझ आ गया कि नहीं, आर बी आ जाएगा x/2। और ए बी लेंथ कितनी दे रखी है y, ए बी लेंथ y है, AB3 है ना ऐसे, AB, तो ए बी लेंथ y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू RA प्लस RB। RA कितना है वो निकालना है हमें, RA हमें निकालना है, डिस्टेंस AB कितना है y, RA निकालना है, RB कितना है x/2। डायरेक्ट देखते हुए लग रहा है y माइनस x/2 आ जाएगा आंसर कि नहीं। ये किसने निकाल लिया था, इजी क्वेश्चन है ये, एग्जांपल ले लो कोई भी इसका, जैसे ले लिया एग्जांपल PH3, PH3 HH डिस्टेंस दे रखा है, HH डिस्टेंस दे रखा है, PH डिस्टेंस दे रखा है, निकालो उसमें रेडियस ऑफ P एटम। क्लियर है कि नहीं ये, दिया ने निकाल लिया। दिया तुम बोलते क्यों नहीं जब तुम्हारा नाम लिया जाता है, दिया, अर्शी, चित्राक्ष, सौम्या, ध्वनि, ये निकल जाना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। समझ आ गया कि नहीं ये, y-x/2 आंसर है, y-x/2। क्लियर है कि नहीं ये। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, अब तुम्हें कुछ भी कोवेलेंट रेडियाई में कुछ समझ आया हो ना समझ आया हो, स्कूल में क्या आएगा वो सिंपल सोच लेंगे बिल्कुल। कोवेलेंट रेडियाई, ये है कोवेलेंट रेडियाई, देखो इधर, जैसे H2 एटम है, ये एक H एटम, ये दूसरा H एटम, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस उसका आधा, ये है कोवेलेंट रेडियाई, ये कोवेलेंट रेडियाई है।
वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ये नहीं भूलना बिल्कुल, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज कोलन रेडियाई, ये मत भूलना, स्कूल में ये पूछा जाएगा बस। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वेंडर वॉल्स रेडियाई, वेंडर वॉल्स रेडियाई पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेंडर वॉल्स रेडियाई, सही ना, वेंडर फोर्सेज या वेंडर वॉल्स रेडियाई, वेंडर फोर्सेज भी यूज होगा, वेंडर वॉल्स रेडियाई भी यूज होगा। वेंडर वॉल्स रेडियाई क्या है, अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक H2 का एक मॉलिक्यूल ये रहा, जैसे मैंने ऊपर बनाया ये एक मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, ये H2 का एक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान रखना, एक तो ये सॉलिड स्टेट में डिफाइन किया जाता है, दिस इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, ताकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिले ना बिल्कुल, समझिए कि नहीं, और नेबरिंग हो, ये सॉलिड स्टेट में डिफाइन किया जाता है, ये याद रखना इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स हिले ना इसलिए। तो अब देखो, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो एडजेसेंट एटम्स हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एडजेसेंट एटम्स होंगे, उनके न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई का डिस्टेंस उसका आधा, ये वंडर वॉल्स रेडियस, ये 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 वंडर वॉल्स रेडियस, क्या क्लियर हो गया ये? वंडर वॉल्स रेडियस क्या क्लियर हो गया? ध्यान रखना, रेफरेंस हमने क्या माना हुआ है, सॉलिड, इसको याद रखना इस चीज का, ताकि एटम्स जो हैं, एक तो वो स्टेशनरी रहे, मतलब हिले, मतलब मूवमेंट कम हो उनकी, ऐसा नहीं सॉलिड स्टेट में मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट कम हो, दूसरा वो मिनिमम डिस्टेंस पे रहे, टू कीप एटम्स एट मिनिमम डिस्टेंस वी टेक देम इन सॉलिड फॉर्म। क्लियर हो गया कि नहीं ये? देखो चेक करो, क्लियर हो गया कि नहीं? वेंडरवॉल्स रेडियस सबको क्लियर हो गया? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना। मैंने बोला रेफरेंस फ्रेम जो है इसका वो सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड क्यों लेते हैं, ताकि एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मिनिमम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स रहे, ताकि रेडियाई मेजर करने में डिफिकल्टी ना आए, मैंने ये बोला है। हालांकि पूछेगा नहीं कोई, कोई पूछ ऑब्जेक्टिव से पूछ सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम क्या लेते हैं रेडियाई मेजर करने के लिए, तो बोलना सॉलिड फॉर्म लेते हैं रेडियाई मेजर करने के लिए। गैसेज में क्योंकि मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, उसको फिक्स करना जरूरी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब डेफिनेशन क्या है, मैंने तुम्हें क्या बोला, एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तो इसके जो पास वाले एटम्स होंगे, पास वाले एटम कौन से हैं, ये पास वाला एटम है, देखो उधर पास वाला एटम ये है, एक तो पास वाला एटम ये है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ये रहा, इसका आधा क्या है, वन डबल थ्री डी, वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atoms of the neighboring molecules, one half of the distance between two adjacent atoms of the neighboring molecules, clear है कि नहीं ये, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atoms of the neighboring molecules, नहीं क्लियर हुआ? बोलो। हो गया सर। वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atoms of the neighboring molecule, और ये वैन डर वाल्स रेडियस है, यहां से लेके यहां तक, ये कोलन रेडियस है, तो कोलन रेडियस दिख रहा है तुम्हें बहुत छोटा होगा, कोलन रेडियस में तो बनने में क्या हुआ था, एक पार्शियल ओवरलैपिंग हुई थी, लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस में कोई पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो इससे कोलन रेडियस हमेशा छोटा होगा देन वैन डर वाल्स रेडियस, और इस वजह से वैन डर फोर्सेस जो है हमेशा स्ट्रांग होंगे देन कोवेलेंट फोर्सेस, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि छोटा है ना वो, कोवेलेंट फोर्सेस या बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू वैन डर फोर्सेस। ये क्वेश्चन आता है स्कूल का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कोवेलेंट रेडियस इज शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स रेडियस, स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वाई इक्विवेलेंट रेडियाई शॉर्टर एंड हेंस स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्स। तो क्या आंसर लिखेंगे? क्या आंसर आएगा इसका? So partial overlap तो होता है तो bond because छोटा there होता is है। no partial बिकॉज इन द overlapping in फॉर्मेशन ऑफ one कोवेलेंट बॉन्ड, again. एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड partial overlapping takes place, that is a part of electron cloud becomes common, that is a part of electron cloud becomes common, in the formation of covalent bond partial overlapping takes place, that is a part of electron cloud becomes common, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? है तो यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए। अब वेंडल फोर्सेस की एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं वेंडल फोर्सेस के लिए। जैसे अगर मैंने बोला, ये सबने पढ़ा भी हुआ है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आगे, एटलीस्ट कुछ दिमाग में रख लो। F2 Cl2 Br2 I2, तुम्हें पता है F2 और Cl2 क्या है? गैस। F2 और Cl2 क्या है? F2 और Cl2 क्या है? गैसेस। F2 Cl2 गैसेस है, Br2 लिक्विड है, I2 सॉलिड है ना। F2 Cl2 गैसेस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, I2 सॉलिड। अब ये गैसेस क्यों है दोनों? ये लिक्विड क्यों है? और ये I2 एस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड क्यों है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। F का साइज छोटा है, F2 मॉलिक्यूल का साइज छोटा, ये इस तरीके से होंगे। F2 के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे कि नहीं? F2 एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, साइज छोटा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो इसमें इसलिए क्या होगा, साइज छोटा, F2 का साइज छोटा, सरफेस एरिया साइज छोटा, साइज कम है तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वेंडल फोर्सेस सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया कम तो वेंडल फोर्सेस कम होंगे, इसलिए F2 जो है और Cl2 जो है दोनों गैसेज है। ये F2 है, Cl2 में कुछ ऐसे मान लेना, ये ऐसे हो जाएगा। Br2 आया तो ये मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे, ये Br2 हो गया, और I2 आया तो बड़े हो जाएंगे और पास हो जाएंगे, तो ये सॉलिड हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप क्या लिखोगे? डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप size increases, so surface area increases, hence strength of van der forces increase, so physical state also changes from gas to solid, so physical state also changes from gas to solid। क्या क्लियर हुआ? और इसी वजह से ये भी बोल सकते हो तुम, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे, ये आगे मैं बहुत यूज करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ये लाइन भूलना नहीं है। सरफेस एरिया बढ़ता है नीचे आने पर, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, वेंडल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या क्लियर है? Yes. चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें क्लियर हो गया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये, तुम्हें बता दिया मैंने। लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको समझने में दिक्कत आती है, समझ लेंगे इसको, मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई। सही है? मेटेलिक रेडियाई क्या है? देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल, इसको इसको बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे काफी यूज होगा। जैसे एक सोडियम एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बन गया। एक सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। Na+ यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसको कर्नल बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसको कर्नल बोलते हैं। एंड दिस इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। Na+ कर्नल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है कि ऐसे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऐसे मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। Na+ तो हैवी है, इसकी मूवमेंट, इसकी वाइब्रेशन मानते हैं, मूवमेंट नील होगी, इसकी वाइब्रेशन होगी, मूवमेंट नील मानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये रहा, ये दूसरा पॉजिटिवली चार्ज आयन, इन दोनों में अट्रैक्शन होती है। कैसे अट्रैक्शन होती है? क्योंकि मिलियन ऑफ सोडियम एटम्स है, मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स गैसियस होते हैं, वो घूमते रहेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, Na+, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सोडियम आयंस होंगे जिन्हें कर्नल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं।
यहाँ पे इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में इस तरह से घूम रहे हैं। इसीलिए Na+ आपस में अट्रैक्टेड होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं गैसियस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं गैसियस फॉर्म में, और इस वजह से दो सोडियम एटम्स के बीच में, दो सोडियम आयंस के बीच में, दो कर्नल्स के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होगी तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसके सेंटर से ध्यान देंगे, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, उसका हाफ जो है, उसका हाफ जो है वो क्या होगा, उसका हाफ ये मेटेलिक रेडियाई। क्या समझ आ गया कि नहीं? ये किसी एक बार हैंड से करना जिसको ये क्लियर हो गया, मेटेलिक रेडियाई। हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द internuclear distance, half of the internuclear distance separating two adjacent metal atoms, separating two adjacent metal atoms in a metallic lattice। ये पूरा लैटिस है। लैटिस क्या होता है, रिपीटिशन। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ है उसका ये, between two adjacent metal ions, between two same adjacent metal ions in a metallic lattice। अभी भी काफी बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया ये, कोई डाउट तो पूछ लो उसको, क्योंकि आगे नहीं तो दिक्कत आएगी इसमें। आयुष, अर्शी, युग, आदित्य, प्रियंका, दिवस, मनीष, कशिश, कीर्ति, दिया, विधि, अतुल्य, गौरव। गौरव क्लास में नहीं आया था आज। चित्राक्ष, वैभव, सौम्या, मानसी, हर्षित, ध्वनि, दिव्यांश, अदिति, भव्या। नहीं समझ आया, भव्या समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजें ये। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ जल्दी से, एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। डेफिनेशन जरूर लिख लेना। मैंने क्या बोला तुम्हें कि सोडियम एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ऐसे, मान लो मिलियन सोडियम एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो मिलियन सोडियम एटम्स के बीच में अट्रैक्शन कैसे होगी, ये Na+ है हर जगह, Na+ है, इनमें अट्रैक्शन कैसे होगी, Na+ है, Na+ हर जगह। इलेक्ट्रॉन्स गैसियस फॉर्म में मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो इनसे 100% अट्रैक्टेड होंगे, वो 100% है इनसे अट्रैक्टेड होंगे। ये इलेक्ट्रॉन गैसियस फॉर्म में घूम रहे हैं, और इस वजह से ये अट्रैक्टेड है, इस वजह से दो सोडियम आयंस के बीच में भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसमें इस वजह से दो सोडियम आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगी। इन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, उसका हाफ जो है वो मेटेरियल रेडियाई है। समझ आया कि नहीं? ये मेटेरियल रेडियाई है। वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम, between two adjacent metal atoms in a metallic lattice, in a metallic lattice। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन का सी है एक तरह से, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटेलिक रेडियम बता दिया यहाँ पे, मेटेलिक बॉन्ड इसी से बनता है, मेटेलिक बॉन्ड इसी से बनता है, ध्यान रखना चीज का। मेटेलिक बॉन्ड, साइमल्टेनियस अट्रैक्शन, साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर। साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, ये कर्नल है बताया मैंने, ये कर्नल है। इन दोनों के बीच में साइमल्टेनियस अट्रैक्शन जो हो रही है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ हैं, इससे बनता है मेटेलिक बॉन्ड। इससे क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? अब वेंडरवॉल्स रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, इनमें रिलेशन क्या है ये तुम सोचोगे, ये तुम सोचोगे। और मेटेलिक रेडियाई किसके लिए डिफाइंड है, कोवेलेंट रेडियाई किसके लिए डिफाइंड है, और तीसरा कौन सा था, वेंडरवॉल्स रेडियाई किसके लिए डिफाइंड है, ये तुम्हें सोचना है। इनर्ट गैसेस के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, ये तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे। इनर्ट गैसेस के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, नॉन मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, और मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनर्ट गैसेस के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, नॉन मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, ये तुम्हें सोचना है। ये मैंने तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, मैंने वो भी बता दिया तुम्हें इसके अंदर। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोवेलेंट रेडियाई शॉर्टर क्यों है और स्ट्रॉन्गर क्यों है देन मेटेलिक रेडियाई, वो क्वेश्चन कर लेना जरूर। और नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, इनर्ट गैसेस के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, नॉन मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है, और मेटल्स के लिए कौन सा रेडियाई डिफाइंड है। सही, यहाँ तक कर लेना, याद कर लेना, छोटी सी चीज पढ़ाई है, जरूर कर लेना। अर्शी बोलो।
अच्छा आंसर दे रहे हो अभी? नहीं नहीं अर्शी, सही नहीं है। किसके लिए बोला है? इनर्ट गैसेस के लिए कौन सा रेडियाई है इनर्ट गैसेस के लिए? अर्शी बोलो। सर कोवेलेंट के लिए तो सारे नहीं होंगे। चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, उसको थोड़ा थोड़ा सोच लेना, डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, एक एक डेफिनेशन। जहां वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई स्टार्ट हो गया ना, फिर दिक्कत आएगी समझने में तुम्हें। स्ट्रक्चर्स वगैरह ऑर्गेनिक के बना के रखूँ, मैं वही स्ट्रक्चर बनवा के भेज रहा हूँ यहाँ से तुम्हें। सही ना? तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से, यहाँ तक जरूर रिवाइज कर लेना ढंग से।